छात्रों, अब हम देखते हैं दूसरी आपदा के बारे में। ये भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसमें कई हिस्से में या कई बातों में हम मानव भी जिम्मेदार है। ये हम बाद में देखेंगे। अब ये जो प्राकृतिक आपदा है, इसका नाम है बाढ़। बाढ़ मतलब लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांव, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती हैं। यही बाढ़ है। तो बाढ़ का मतलब है कि लगातार जब बारिश होती है, लगातार 2-3 दिन और मूसलाधार बारिश होती है, तब ऊपर के स्थानों पर जहाँ पर नदियाँ होती हैं या जहाँ पर से झरने बहते हैं पहाड़ों से, तो वहाँ से अचानक ये जो बरसात का पानी है, ये झरनों के रूप में ऊपर से, पर्वतों पर से नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ बहने लगता है। फिर वो जो पानी है वो नदियों में मिलता है और नदी में अचानक पानी का स्तर जो है वो बढ़ने लगता है। वो इतना बढ़ जाता है कि नदी का पानी का स्तर जो है वो ज़मीन के ऊपर आ जाता है और फिर नदी के इस पानी का बहाव बढ़ने लगता है। और जैसे ही बहाव बढ़ने लगता है तो वो बहाव जो है, उसका प्रवाह वो इतना शक्तिमान हो जाता है कि वो रास्ते में आने वाले हर चीज़ को अपने साथ बहाकर ले जाता है। यहाँ तक कि जानवर भी उस बाढ़ से छूटते नहीं हैं। उस बाढ़ के चपेट में आने वाला हर कुछ तबाह हो जाता है। यहाँ तक कि घर भी बहने लगते हैं। तो ऐसे वक्त जब बाढ़ आती है, तब बाढ़ आने से नदी के आसपास का पानी जो है वो गांवों या बस्तियों में या इमारतों में चला जाता है और उससे जान माल का नुकसान होता है। गांवों में यदि नदियों में बाढ़ आती है तो फसलें भी नष्ट हो जाती हैं और फिर सब कुछ नुकसान हो जाता है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। आजकल ऐसे साधन सामग्री उपलब्ध है जिससे हमें पानी में या समुद्र में या नदी में बाढ़ आने वाली है, इसकी सूचना पहले ही प्राप्त हो जाती है। और ऐसी सूचना प्राप्त होने के कारण जो तटवर्ती जो इलाके हैं, तटवर्ती इलाके मतलब किनारे के जो गांव है, उन गांवों को सूचित किया जाता है पहले से कि बाढ़ आने की आशंका है, तो वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है। वहाँ से लोगों को ऊपरी स्थान पर होने वाले सुरक्षित जगह पर लेकर पहुँचाया जाता है और सुरक्षित स्थान पर उनकी रहने की व्यवस्था की जाती है। और जब भी बाढ़ का पानी निकल जाता है, बाढ़ जब शांत होती है, नदी शांत होती है, तो फिर लोग अपने घरों में आते हैं। लेकिन उस वक्त भी बाढ़ के कारण जो आया हुआ, साथ साथ पानी के साथ आया हुआ मलबा या गंदी चीज़ें जो हैं वो घरों में बढ़ जाती है और घरों का काफ़ी कुछ नुकसान होता है। तो ऐसी यह बाढ़ की आपदा है। अब तीसरी आपदा है, यह है सुनामी। सुनामी मतलब क्या? समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। अब सुनामी कैसे आती है? ये है सुनामी का चित्र। ये बाढ़ से भी भयंकर ऐसी प्राकृतिक आपदा है। होता क्या है, जैसे कि समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें ऐसे भी उठती ही रहती हैं। समुंदर के तल में मतलब समुंदर की जो नीचे वाला जो ज़मीन का हिस्सा है, वो कभी कभी समुंदर के अंदर भूकंप आने से उस तल की ज़मीन जो है वो ज़ोरों से खिसक जाती है या ज़ोरों से हिल जाती है या ज़ोरों से उनमें इतना बड़ा कंपन होता है कि वो जो तल वाली जो ज़मीन है वो फट जाती है, एक के ऊपर एक स्तर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये ज़मीन एक के ऊपर एक स्तर चढ़ जाते हैं, वैसे ही वहाँ का पानी जो है वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों के रूप में
किनारे की तरफ तटवर्ती इलाके में बहने लगती हैं। तो ऐसा होते ही उसकी पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल उपलब्ध हो गए हैं, वो विकसित हो रहे हैं। इसीलिए सुनामी की सूचना हमें पहले से मिल जाती है, लेकिन उसमें एक दो घंटे से पूर्व ही उसकी सूचना मिल जाती है। तो हमें जल्दी करनी पड़ती है हमारी जान बचाने के लिए। ज़्यादातर सुनामी की सूचना मिलती है जो तटवर्ती प्रदेश है। तटवर्ती प्रदेश मतलब जो समुद्र के किनारे वाले जो गांव होते हैं, शहर जो होते हैं, वहाँ के लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के लिए सूचना मिलती है। समुद्र के तट को होता यूँ है कि आजकल हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे आजकल समुद्र को पाट कर वहाँ पर बस्तियाँ बनने लगी है। समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची इमारतें बांधने लगे, लोग बंगले बनाकर रहने लगे, घर बनाकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें वो नदी का नज़ारा अच्छा लगता है। लेकिन जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तब उसका सामना करना ऐसे तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा ही कठिनतम कार्य बन जाता है, क्योंकि उन्हें सब कुछ छोड़कर घरों को या अपने माल को या अपनी जो क्या कहते हैं कीमती चीज़ों को छोड़कर उन्हें वहाँ से तुरंत निकलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि इन सब आपदाएं जो है इसके ज़िम्मेदार कई तौर पर हम मानव ही हैं। सुनामी की जो लहरें हैं वो इतनी ऊंची ऊंची उठती है कि कभी कभी ये जो लहरें हैं ये दो तीन मंजिलों वाली इमारतें होती हैं, उनसे भी ऊंची लहरें उठती हैं और ये तटवर्ती इलाके के सभी कुछ तबाह करके आगे शहर में घुस जाती हैं। तो ये बड़ा ही दुखद ऐसी घटना हो सकती है। अब मैंने कहा कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। वो कैसे, हम देखते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अपनी ज़मीन जो है या पृथ्वी पर बड़ी बड़ी इमारतें बांध रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि मेट्रो के काम चल रहे हैं, तो या धरण बांधे जा रहे हैं, नदी के ऊपर बांध बांधे जा रहे हैं। ये सब विकास के कार्य है, लेकिन इन्हें बांधने के लिए या ऊंची ऊंची इमारतें बांधी जा रही हैं, इन्हें बांधने के लिए ज़मीन के अंदर कई मील अंदर तक ज़मीन को खोदना पड़ता है, उसमें गड्ढे बनाने पड़ते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि ज़मीन का जो अंदर वाला हिस्सा है, भीतरी हिस्सा है, वो उसे धक्का पहुंच जाता है और उससे धक्का पहुंचने के कारण अंदर तक उसके आघात हो जाते हैं और इसी का परिणाम भूकंप में तब्दील हो सकता है। फिर बाढ़। इस बाढ़ के लिए हम लोग कैसे जिम्मेदार हैं? बाढ़ का पानी आराम से बहकर जा सकता है, लेकिन हम लोग प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम अपने घरों का प्लास्टिक जो है वो नदी में डाल देते हैं। जैसे कि हम भगवान की जो हार होते हैं, निर्माल्य जो होता है, वो प्लास्टिक के थैलियों में भर कर समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। अब ये जो उसके अंदर की जो फूल है उसका तो खाद बन जाएगा, लेकिन ऊपर जो जिसमें बांध कर आपने वो फूल डाले हैं, वो प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो कई हज़ारों सालों तक नष्ट नहीं हो सकती। तो ये प्लास्टिक की चीज़ें जैसे कि थैलियाँ हैं, बोतलें हैं या और प्लास्टिक की अन्य चीज़ें हैं, ये नष्ट नहीं होती। इसीलिए ये इस पानी के पानी के मार्ग में अटक जाती हैं और पानी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि गटर में भी कई सारा प्लास्टिक होने के कारण ये जो पानी है जो रास्ते पर से बहने लगता है, ये गटरों में से नहीं बह सकता, क्योंकि गटर भी उस वक्त प्लास्टिक के कारण भरे हुए होते हैं। तो इसके ज़िम्मेदार हम हैं। प्लास्टिक की निर्मित भी हमने की है, उत्पादन हमने किया है, और इस प्लास्टिक को गैर जिम्मेदारी से हम इस पानी में डालते हैं, नदियों में डाल देते हैं। दूसरा ये कि नदियों के किनारों की ज़मीन जो है वो हम वहाँ की जो रेती है उसे निकाल रहे हैं। तो रेती निकालने के कारण इस नदी का काफ़ी नुकसान होता है।
या फिर नदी या खाड़ी के इलाके में जो जलपर्णी वृक्ष होते हैं, जैसे कि हम जैसे मैंग्रोव्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो खारफूटी, मराठी में इसे खारफूटी कहते हैं। तो ये जो मैंग्रोव्स या खारफूटी के जंगल जो है उसे हम नष्ट कर रहे हैं। क्यों नष्ट कर रहे हैं? वहाँ पर हमें इमारतें बांधनी है, वहाँ पर हमें घर बांधना है। अब होता यूँ है कि ये अगर खारफूटी के जंगल यहाँ तटवर्ती इलाके में होंगे तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो बाढ़ का पानी है वो इस खारफूटी के जंगल में आकर अटक जाता है और वो शहरों में नहीं बढ़ पाता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, खारफूटी के जंगल को ही नष्ट कर रहे हैं और वहाँ पर हम लोग रहने लगे। अब ऐसा करने से क्या होता है, बाढ़ का पानी जो है वो सीधे यहाँ उन्हें उस पानी को रोकने के लिए कुछ भी ना होने के कारण ये हमारे घरों में घुस जाता है। तो इसका जिम्मेदार भी कौन है? बाढ़ का हम लोग हैं। तो इस तरह ये सभी आपदाओं का हम जिम्मेदार हैं, आपदाओं के हम जिम्मेदार हैं। इसके अलावा प्राकृतिक विपदाओं में और तूफान है या बादलों का जो फटना है वो प्राकृतिक आपदाओं में हो सकता है। चट्टानों का खिसकना ये भी एक प्राकृतिक आपदाएं हैं। कई बार हम देखते हैं कि अभी जो मैंने आपको उत्तराखंड का उदाहरण दिया था ना, उसमें चट्टान खिसक गई थी और चट्टान खिसकने के कारण बाकी सब कुछ हुआ। तो ये चट्टान जो खिसक गई इसके जिम्मेदार भी हम हैं। कैसे? तो हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। अब पेड़ों को काटने के कारण क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं वो उनकी जड़ें जो होती हैं वो जड़ें मिट्टी को इतनी मजबूती के साथ पकड़ कर रखती है कि पेड़ मिट्टी को खिसकने नहीं देते। लेकिन हम पेड़ों को ही काटे जा रहे हैं, हम पहाड़ों से पेड़ों को हटाने जा रहे हैं, हम पहाड़ों से जो रास्ते खोद रहे हैं, हम पहाड़ों से टनल बना रहे हैं। तो इस तरह पहाड़ों से खंदक बना रहे हैं, वहाँ से रेलों को ले जा रहे हैं, वहाँ से रास्तों को ले जा रहे हैं। इन सब विकास कार्यों में होता यूँ है कि इन पहाड़ों को खोदने के कारण वहाँ के जो वृक्ष हैं उन्हें काटते जा रहे हैं हम लोग, और वृक्ष कटने के कारण वहाँ की मिट्टी जो है वो धीरे धीरे खिसकने लगती हैं, वहाँ के चट्टान जो है वो धीरे धीरे खिसकने लगते हैं और उनके खिसकने के कारण क्या होने लगता है, उत्तराखंड जैसी जो आपदाएं हैं वो घटने लगती हैं। तो इस तरह चट्टानों का खिसकना, इसे रोकने के लिए इन सभी आपदाओं को रोकने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। इनमें हमें क्या प्रयत्न करने होंगे? सबसे पहले मतलब ये जो आपदाएं हैं ये आपदाएं घटे ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, हर जगह पर हमें पेड़ लगाने हैं। हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, या हमारे घर में जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन्हें हमें नदियों के पानी में, गटर में यूं ही कहीं भी नहीं फेंकना है। उन्हें रिसाइकलिंग के लिए कचरे में डाल देना चाहिए, सूखे कचरे में। तो या हमें प्रदूषण कम करना है, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, उनका संवर्धन करना है, हमें उन्हें बचाना है। तो ये हम जिम्मेदारी के साथ अगर ये हमारी जिम्मेदारी हम निभाते हैं तो हमें इन आपदाओं का, इन प्राकृतिक विपदाओं का सामना जीवन में कभी नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोग जो है वो आजकल के समझदार बच्चे हैं, समझदार नागरिक हैं। आशा है कि आप आगे चलकर ऐसी विपदाएं घटे ही ना, इसके लिए ज़रूर प्रयत्न करेंगे, और मैंने आज आपको बच्चों बताया है उसके बारे में आप ज़रूर सोचेंगे। बच्चों, अब ये पाठ जो है वो ख़त्म हुआ है। इसके बाद मैं इन तीन आपदाओं की जानकारी देने वाली और छोटी छोटी 3 क्लिप्स भेजने वाली हूँ। वो क्लिप्स भी आप ध्यान लगाकर देखिए। मैंने आपको मौखिक परीक्षा मतलब तोंडी परीक्षा की सूचना दी है। तोंडी परीक्षा में आपको हमारे इस किताब से कोई भी एक कविता बिना देखे आपको गाकर सुनानी है, किताब में बिना देखे गाकर सुनानी है। उसके बाद मैंने आपको ये जो है ये एक उपक्रम दिया हुआ है।
इस उपक्रम को आप सोमवार तक पूरा करेंगे। यदि सोमवार तक आपके पौधे छोटे छोटे नहीं निकल आते हैं या अंकुर नहीं निकल आते हैं तो आपको अगले गुरुवार तक ये दिखाना है, ये उपक्रम जो मैंने आपको बताया वो पूरा करना है। उसके बाद हमारी हिंदी की प्रथम सत्र सराव परीक्षा भी इस मंगलवार को है, जिसमें आपको 40 गुणों के लिए लेखी पेपर भेजा जाएगा। उस लेखी पेपर को मतलब लिखित पेपर को आपको एक फुलस्केप पर प्रश्नों के साथ उत्तर भी लिखने हैं। सिर्फ प्रश्न नहीं लिखने या सिर्फ उत्तर नहीं लिखने हैं, तो प्रश्न लिखकर उसके नीचे उत्तर लिखने हैं और जो सूचनाएं आपको दी हुई होंगी उस पेपर में, उन सूचनाओं को पूरी तरह से आपको उसका अमल करना है। उस पेपर में आपको सुंदर हस्ताक्षर में लेखन करना है। उस पेपर को अच्छी तरह से आँक कर मैं भेज रही हूँ, मतलब अगले मंगलवार को। उसी तरह आपको उस पेपर को आँकना भी है पट्टी पेंसिल से और उसी प्रकार से सुंदर हस्ताक्षर में सुंदर तरीके से लिखकर आपको उस पेपर को भेजना है। तो इस तरह मैंने आज आपको मौखिक परीक्षा के बारे में जानकारी दी, लेखी परीक्षा के बारे में जानकारी दी, उपक्रम के बारे में जानकारी दी और एक टेस्ट हमारी होने जा रही है, वो है 15 गुणों की हिंदी की टेस्ट, जिसमें हमें ऑनलाइन टेस्ट देनी है। उसकी सूचना आपको आए दिनों में मिलती रहेगी। तो आशा है आप इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आप समझ गए होंगे, इनके उपायों के भी आप समझ गए होंगे और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है ये भी आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब मैं आपको कुछ अभ्यास भेजने वाली हूँ, उस अभ्यास को पूर्ण करके आपको भेजना है। उसके नीचे हिंदी विषय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।